हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में देख चुके हैं। हम लोग जो है थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हम लोग जो है केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इसको हम लोगों ने धीरे धीरे करके सीखना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि ये जो आज का हमारा सेशन है वो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अपने एक अलग मतलब एक एक्स्ट्रा और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, अब ये मेटल और नॉन मेटल बेस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शन विद बेसिस। जो बेसिकली हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उसमें बहुत ही कम मेटल्स होते हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे मेटल होते हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं। अगर वो बेस से रिएक्ट करते हैं तो सेम मैनर में करते हैं जैसे वो एसिड से रिएक्ट करते थे। एसिड से रिएक्ट करके वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते थे। सेम थिंग्स इसमें भी वो करते हैं, हाइड्रोजन गैस भी बनाएंगे और साथ ही साथ वो साल्ट भी बनाएंगे। ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। जैसा कि मैंने बताया था कि जो अधिकतर मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ कुछ मेटल्स ही होते हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, हाउएवर सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, एल, लेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीबी, जिंक, जेडन, रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH। ठीक है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जिसके साथ वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसको याद रखना है कि वो अगर रिएक्ट करते तो रिएक्ट करके बनाते क्या हैं। जैसे मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो बेस बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और साथ ही साथ वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वाटर से रिएक्ट करने पे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से आपको मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, ताकि आपके सामने अगर केमिकल इक्वेशन आए तो उसमें आपको याद रहे कि अगर इससे ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, और मैं धीरे धीरे आप लोगों को जो है केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सिखा ही रहा हूँ, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो मेन पॉइंट्स है उसको ज़रूर से लिखिएगा। वैसे मैं जब चैप्टर एंड होने लगेगा तो मैं इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक बार बहुत ही क्विकली रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है NaOH से। किससे? NaOH से। तो क्या बनाता है, NaAlO2 प्लस H2 गैस रिलीज करता है। क्या करता है? H2 गैस रिलीज करता है। तो ये जो है केमिकल इक्वेशन है, जो कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल है वो जब बेस से रिएक्ट करते तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है ना अपने रिजल्टेंट को, प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमको इस अपने जो हमारा 8 क्लास है उसमें स्टडी नहीं करना है। जैसे हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चूंकि अब आगे का स्टडी ज़्यादा करेंगे तो हम लोगों पे हेडेक हो जाएगा। इस कारण से जो जिस क्लास में है उसको हम लोग बेसिकली उसी क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है। तो उससे पहले हम लोग वो सारी चीज़ें जान भी जाएंगे, जिससे ये हमको समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब जो 9th 10th है उसमें यहाँ पे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे जो है एक टर्म आता है रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी मतलब होता है कि कोई सा मेटल जो है वो कितनी स्पीड से कितनी जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, उसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी। अब ये रिएक्टिविटी जब हम इसको एक मतलब किसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये एक सीरीज जैसा लगता है, इस कारण से इसको बोलते हैं। इसमें आने वाले एलिमेंट्स को जब हम एक ऑर्डर में सजा देते हैं तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसी के बारे में देखते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी मेटल्स अरेंज इन अ सीरीज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जब हम मेटल को उसके रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने की स्पीड के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, एक सीरीज बना देते हैं उसका, तब उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं?
रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कौन होते हैं, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, ये होते हैं पोटेशियम। मैंने आपको सिंबल लिखा दिया, वो सिंबल जरूर से याद रखिएगा ताकि ये आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है के। उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं सोडियम, जो कि है Na, फिर कैल्शियम Ca, फिर मैग्नीशियम Mg, फिर एल्यूमिनियम Al, फिर जिंक Zn, ठीक है, ये Zn, फिर फेरस आयरन Fe, फिर Sn टीन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। तो इस तरीके से जो है रिएक्टिविटी सीरीज वर्क करता है। तो इधर से जो है सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आएंगे इधर, और जैसे जैसे वो आगे की ओर आते जाएंगे तो वो क्या होते जाएंगे, लिस्ट की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे। मतलब हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, ठीक है। किस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का नाम पूछा जाएगा तो वो कौन है, पोटेशियम। फिर पोटेशियम के जस्ट बाद कौन है, तो सोडियम। उसके जस्ट बाद कौन है, तो कैल्शियम। इसमें कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि जिंक से जस्ट पहले का मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो जिंक से जस्ट पहले का मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि जिंक से पहले कितने मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं। तो अगर ये सीरीज आपको याद है तो आसानी से बता देंगे कि 2, 3, 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। अगर उनके नाम पूछ लें तो भी आप बता देंगे। तो ये सीरीज भी आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी के लिए नहीं, आगे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फुल्ली इसी पे बेस्ड है। अगर ये हमको याद है तो वो रिएक्शन आसानी से हम लोग बना देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसको बनाने में, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ बताना जो है, कुछ मुझसे मिस्टेक हो गया था, तो मिस हो गया था, ठीक है। तो उसको मैं इस वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। जो बेस है, अब ठीक है, एसी मेटल या नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं या बेस बनाते हैं, इसको तो चेक करने के लिए क्वेश्चन कुछ तो होना चाहिए। तो हमारे पास एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। जब हम रेड लिटमस पेपर को, जो हमारा बेस वाला सॉल्यूशन, अगर उसमें डालते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन बेस है या नहीं उसको चेक करने के लिए जब हम रेड लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर वो रेड लिटमस पेपर टर्न आउट हो जाता है ब्लू में, मतलब वो सच में बेस है, ठीक है, मतलब वो बेसिक नेचर का। अगर वो एसिडिक नेचर का है तो अगर हम लाइट ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं उस सॉल्यूशन में, अगर वो रेड कलर में टर्न हो जाता है, किस कलर में, रेड कलर में, तब वो एसिड है, ठीक है। अगर वो ब्लू में टर्न आउट हो जाता है रेड वाला तो क्या है, बेस है। अगर ब्लू वाला रेड में टर्न आउट हो जाता है तो क्या है, एसिड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसको सिंपली ऐसे याद रखिएगा, ऐसा समझ लीजिएगा कि 2 इंसान हैं, एक जो है बहुत ज़्यादा जिम गया है और बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा बॉडी बनाया है, ठीक है। और एक दूसरा ऐसा इंसान है जो कुछ भी नहीं, जनरली सा रहता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा वीक है, जिम जाने वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब क्या होता है, वो रास्ते में दोनों आते जाते हैं, रास्ते में वो मिल जाता है। अब बेचारा को जाना रहता है, वो रास्ता ही नहीं देता है, पतला दुबला वाला, ठीक है, जो कमज़ोर रहता है। अब वो जिम वाला बंदा क्या रहता है, काफ़ी स्ट्रांग रहता है, वो क्या करता है, उसको धक्का देके वहाँ से खिसका देता है और चल देता है। तो सेम बातें होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लिखा गया है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, अपने से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को धक्का देके हटा देते हैं, बोलते हैं तुम भागो यहाँ से, यहाँ पे कौन रहेगा, हम रहेंगे, ठीक है। और वो रिएक्ट करके वो उसके जगह पे वो खुद को रख लेते हैं, उसके जगह पे वो क्या करते हैं, खुद को रख लेते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, पोजीशन को चेंज कर देना होता है ना। तो जो मोस्ट रिएक्टिव वो क्या करता है, लिस्ट वाले को लात घूसा मार के उसको वहां से भगा देता है, भगाने के बाद वो उसके जगह पे खुद आ जाता है, मतलब उसकी जगह हड़प लेता है, ठीक है। बहुत डेंजर है, इससे बच के रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इधर।
द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी कोई मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हम लोग लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से धक्का मार के हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा तो ये आसानी से याद रह जाएगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, जैसा हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे इसमें भी वैसा करेंगे, ठीक है। मैंने ये जानबूझ कैसे छोड़ा है, देखिए एग्जाम्पल में है, जैसे CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, SO4 को क्या बोलते हैं सल्फेट, Cu क्या होगा कॉपर, तो दोनों मिल गए हैं तो क्या बन गया कॉपर सल्फेट। फिर से ध्यान दीजिएगा, Cu को हम लोग बोलते हैं कॉपर, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, दोनों एक साथ है, दोनों मिले हुए हैं, इस कारण से दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। ठीक इसी तरीके से नीचे वाला भी देख लीजिए, Ag मतलब क्या बताया था मैंने, सिल्वर बताया था ना जब सिंबल लिखा था तो, ठीक है, तो सिल्वर। और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, NO3 को क्या बोलते हैं नाइट्रेट। तो कुछ कुछ कंपाउंड है उसको याद रखना है आपको, Ag को क्या बोलते हैं सिल्वर, NO3 को क्या बोलते हैं नाइट्रेट। अब दोनों साथ साथ है तो क्या हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब इसका नाम बताइए, Zn से क्या होता है, बिल्कुल ठीक जिंक होता है। SO4 से क्या होता है, अभी मैंने बताया था, बिल्कुल ठीक सल्फेट। तो जिंक और सल्फेट दोनों साथ साथ है तो क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है। CuSO4 ये तो मैंने बता ही दिया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे है कॉपर, हमको ये SO4 से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें एलिमेंट Cu है और Fe है, तो इन दोनों में देखेंगे कि कौन ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, तो Cu है और Fe है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे Cu तो यहाँ पे आता है और Fe तो यहीं पे आ जाता है, मतलब Fe क्या है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। देखिए इधर से ये कमी दूरी पे है और ये ज़्यादा दूरी पे, और जैसे जैसे दूरी पे आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग लिस्ट की ओर बढ़ते जाएंगे, तो ये लिस्ट के ज़्यादा करीब हो गया, लेकिन ये मोस्ट के ज़्यादा करीब है। इस कारण से जो Fe है वो क्या है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना Cu से। तो अब ये Cu को क्या करेगा, यहाँ से धक्का मार के बोलेगा तुम अब यहाँ से हट रहे कि नहीं हट रहे, नहीं हटेगा, दो चार झापड़ मार के क्या करेगा हटा देगा, और उसके जगह पे वो खुद आ जाएगा। और अब अगर वो खुद आता है उसके जगह पे तब वो क्या बना लेगा, तो Cu के जगह पे था ना, तो Cu के जगह पे था तो Cu के जगह पे बस Fe को डाल देना, बाकी सारा कुछ वैसे ही रह जाएगा। और बाहर किसको निकाल दिया, Cu को बाहर निकाल दिया। अब इसको हमने बोला था कॉपर सल्फेट, तो इसको क्या बोलेंगे, Fe से हो गया फेरस या आयरन, और SO4 से हो गया सल्फेट, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, AgNO3 है, Cu है। अब इन दोनों में चेक करते हैं, तो Ag हमको मिलता है यहाँ पे और Cu यहाँ पे मिलता है, मतलब Cu जो है Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस कारण से ये Cu क्या करेगा, Ag को धक्का मार के हटा देगा और उसके जगह पे वो खुद आ जाएगा। तो Ag को यहाँ से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा Cu, और NO3 तो वैसे ही रह जाएगा प्लस हो जाएगा Ag। अब यहाँ पे देखिए Ag यहाँ पे 2 है तो हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा या नहीं। NO3 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा NO3 का होल 2, ये इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला ही होता है CuNO3 का होल 2, ये 3 है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोगों ने क्या बोला था सिल्वर, और NO3 को बोला था नाइट्रेट, तो ये क्या हो गया था सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे है कॉपर और NO3 को क्या बोलेंगे, ये NO3 का 2 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। Cu है, ठीक है, और NO3 है तो Cu से कॉपर हो गया, NO3 से हो गया नाइट्राइट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस नाइट्रेट, ठीक है, क्या बोलेंगे क्यूप्रस नाइट्रेट, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं ZnSO4 पे। तो अब SO4 से तो हमको लेना देना है नहीं, किससे लेना देना है, Fe से। तो Fe और Zn में देखेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम लोग देखते हैं कि Zn यहाँ पे आता है और Fe इसके जस्ट बाद आता है, मतलब Zn जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe तो अब इसको हटाने से रहा, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Fe बेचारा पड़ गया कमज़ोर, अब वो इतने हट्टे कट्टे को कैसे हटाएगा, उसको लाफा मारेगा कुछ होगा नहीं, हट्टा कट्टा मारेगा 2 लाफा वो हाथ से भाग ही जाएगा। इस कारण से Fe बेचारा क्या सोचता है, अब यहाँ से निकल जाने में ही, बिना कुछ करने में ही भलाई है, तो ये बेचारा उसको छेड़छाड़ नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं ZnCu4,
ZnSO4 प्लस Cu, तो SO4 से तो कोई लेना देना है नहीं, हम लोग देखेंगे किसके बीच, Zn और Cu के बीच, तो Zn Cu के बीच देखते हैं, तो Zn यहाँ पे, Cu आगे हो जाता है, मतलब Zn तो मोस्ट रिएक्टिव है ही, तो अब Cu तो उसको हटाने से रहा, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं CuSO4 एंड Zn, बात तो वही हो गया, मतलब सॉरी Cu जो है वो कम रिएक्टिव हो गया, किसके कंपैरिजन में, Zn के कंपैरिजन में। तो अब Zn क्या करेगा, इसके जगह पे आएगा, इस बेचारे को थापा मारेगा, वो यहाँ से क्या करेगा, भग जाएगा यहाँ से, अब इसके जगह पे वो आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu, हो गया। Zn को क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो गया, जिंक सल्फेट। गॉट इट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये यहाँ पे एंड हो जाता है, और हमने एक रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आई होप कि इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, जो कि हम लोग देखते हैं, एक हट्टा कट्टा रहता है, एक दुबला पतला रहता है, उसको हट्टा कट्टा मार के भगा देता है। ठीक है, और जब दुबला पतला आता है हट्टा कट्टा को भगाना है तो वो भगा ही नहीं पाता है। सेम बात है यहाँ पे, बस उसी को अप्लाई करना है। उसके लिए आपको क्या याद रखना है, बस इतने ये जो एलिमेंट यहाँ पे दे रखे हैं इसके नेम आपको बस याद होने चाहिए इसी ऑर्डर में। अगर इसी ऑर्डर में याद है तो ये आसानी से आप लोग खुद बना देंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरे सेशन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किए होंगे। तो हम लोग जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन मेटल का क्या यूजेज होता है, मेटल का क्या यूजेज होता है, फिर हम लोग बहुत ही आसानी से पीरियोडिक टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजिली सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते जाएंगे बिना किसी स्ट्रेस के। ठीक है, आप लोग बस अच्छे से पढ़ते जाइए, सिलेबस का स्ट्रेस मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।